हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो एक वीडियो और एक कंसेप्ट के जो सीरीज चल रही है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। आपको पता है 2025 के अंदर यहां से क्वेश्चन आए थे एंजाइम वाले पोर्शन से। तो हम एंजाइम्स के सभी पार्ट को क्या करेंगे, एक वीडियो और एक कंसेप्ट वाले सीरीज में कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप 5 से 10 मिनट दे दीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट बहुत तेजी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो 4 फैक्टर ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर। 4 फैक्टर कौन कौन से हो गए? टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? तापमान जिसे कहते हैं कि हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करते हैं और जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम काम करते हैं उसे उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है जहां पे एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर हम 27 से 37 की तरफ जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम 27 से 37 की तरफ जा रहे हैं मतलब टुवर्ड्स ऑप्टिमम जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि डिफ्यूजन बढ़ता है। डिफ्यूजन बढ़ने से बाइंडिंग बढ़ती है और बाइंडिंग बढ़ेगी तो एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन कब? जब हम टुवर्ड्स द जाएंगे ऑप्टिमम की तरफ। लेकिन ऑप्टिमम से ऊपर जाएंगे, मान लीजिए 37 से 47 या 50 की तरफ जा रहे हैं, तो अब एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम टूट जाते हैं। तो मतलब एक लाइन में समझिएगा कि अगर हम टेम्परेचर कम करें, 37 से 27 की तरफ करें, तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन कम हो जाएगा, बाइंडिंग कम हो जाएगी, और बाइंडिंग कम हो गई तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं टुवर्ड्स द ऑप्टिमम, तो इस कंडीशंस पर क्या हो जाएगा कि हमारी जो डिफ्यूजन है जो वो बढ़ जाता है। डिफ्यूजन बढ़ने से बाइंडिंग बढ़ती है, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड जल्दी करते हैं, और बाइंडिंग बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है बेटा? एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम काम करे उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एक चीज होता है Q10 = 2। जब हम 27 से 37 जाते हैं, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो ऑलमोस्ट जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डबल हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 27 मतलब से कम जाए तो डिफ्यूजन कम होगा, बाइंडिंग कम होगी, एक्टिविटी कम होगी। मतलब लो टेम्परेचर पे एंजाइम लेस एक्टिव होते हैं और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। आई रिपीट, लो टेम्परेचर पर एंजाइम लेस एक्टिव होते हैं और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीनेचर हो जाते हैं। और साथ ही साथ सारे एंजाइम जो होते हैं वो हम कह सकते हैं इनएक्टिव नहीं होते। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं, जैसे थर्मस इक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर से हमने एक पॉलीमरेज निकाला तो उसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर भी काम करता है, पीसीआर में यूज्ड होता है। एक ग्राफ है हमारा, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा हमें जब टेम्परेचर और रिएक्शन के बीच में हम बढ़ाते हैं, मतलब रिएक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो देखो 37 पे मैक्सिमम मिल रहा है, 37 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तब भी एक्टिविटी कम हो रही है, 37 से कम जा रहे हैं तब भी एक्टिविटी कम हो रही है। तो ये 37 क्या हो गया? ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। पीएच की हम बात करें, दूसरा हमारा होता है पीएच। पीएच की अगर हम बात करें तो वैसे ही एंजाइम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं। जिस पीएच पर मैक्सिमम काम करे उसे उसका ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है। जैसे मैंने बोला कि एंजाइम कैसे बनते हैं, 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो फोल्ड हुआ तो 2 डिग्री बना, 2 डिग्री से 3 डिग्री बना, 3 डिग्री में ना उसके सरफेस पे बहुत सारी पॉकेट्स बन जाती हैं। उन पॉकेट्स के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। उन फंक्शनल ग्रुप की वजह से एक शेप होता है। तो वो जो शेप होता है उस शेप को मेंटेन कौन करता है? पीएच। तो एंजाइम का जो शेप है वो पीएच की वजह से मेंटेन होता है। अगर पीएच चेंज करेंगे तो एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा, और शेप चेंज हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने 3 एंजाइम के फॉर्म में आपको बताया ये कि जैसे मान लीजिए ये हमारा लगभग 2 के आसपास है पेप्सिन। तो पेप्सिन 2 पे काम करता है, 2 से ज्यादा बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, 2 से कम करोगे तो कम हो जाएगा एक्टिविटी, है ना। यहां 6.8 पीएच पर हमारा काम करता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है सलाइवा में निकलता है। तो ये देखो 6.97 की तरफ जा रहा हो तब भी कम हो रहा है एक्टिविटी, और इधर जा रहा हो तब भी कम हो रहा है। देखो एक स्पेसिफिक पीएच पर काम कर रहे हैं। इधर देखिए 7.2 पे क्या है हमारा? पेप्सिन, सॉरी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है बेटा ये हमारे इंटेस्टाइन में निकलता है। तो ये जो पैंक्रियाज होता है पैंक्रियाटिक जूस में होता है। तो ये भी 7.2 पर काम करता है। 7.3, 7.45 की तरफ जा रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है। 7.1, 7, 6.9, 6.8 जा रहा है, तब भी एक्टिविटी कम हो रही है। तो मतलब एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करे, जिस पीएच पर काम करते हैं मैक्सिमम उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। एंजाइम जो
उनकी एक्टिव साइट होती है, उसका जो शेप होता है वो फिक्स किसकी वजह से होता है, पीएच की वजह से होता है। अगर पीएच चेंज हो जाएगा, शेप बदल गया तो क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, या एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तीसरा जो है बेटा वो होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम से ज्यादा होने चाहिए। अगर ध्यान सुनिएगा, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा तो एंजाइम बाइंड करेंगे सबस्ट्रेट से, या सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम से, और बाइंडिंग अगर बढ़ेगी तो एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, मेरे पास 4 एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट डिफ्यूजन के थ्रू यहां पहुंचता हो सकता है बाइंड करे, हो सकता है ना करे, ठीक है। तो अगर बाइंडिंग हो रही है एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ क्या हो रही है, या सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ अगर बाइंडिंग हो रही है, तब तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से अगर ये रिएक्शन आगे फर्दर हुई तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट और एंजाइम बनेगा। तो एंजाइम किसी भी रिएक्शन में यूज नहीं होते। तो यहां पे मैंने बोला कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि डिफ्यूजन बढ़ता है, डिफ्यूजन बढ़ने से बाइंडिंग बढ़ती है, बाइंडिंग बढ़ने से एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब यहां पे एक सर्टेन लेवल तक ये बाइंडिंग बढ़ती है, एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते चले गए, एक्टिविटी बढ़ती जा रही, एक कंडीशन पर हमें बी मैक्स अचीव हो जाता है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एंजाइम की सारी जो एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाइड है। जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है तो चाहे जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो, एंजाइम की एक्टिविटी वही रहेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10 कुर्सी है, तो 10 कुर्सी पर हमने 2 लोगों को बैठाया, तो 2 कुर्सी क्या हो गई, ऑक्यूपाइड हो गई, तो एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी। 6 और बैठाया तो 8 हो गए, 8 एक्टिविटी बढ़ी। 2 और बढ़ा दिया तो 10 हो गए, तो सारे कुर्सी जो है उस पर आदमी बैठ गए, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम हो गई। अब चाहे जितना मतलब आदमी बढ़ाएंगे, अब एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी क्योंकि कुर्सी खाली नहीं, मतलब एंजाइम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम बी मैक्स पर सिंगल कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कभी ज्ञात नहीं कर सकते। ये सेम कंसंट्रेशन देखिए 100 पे अगर आ रही है तो 200 पे भी यही आएगी, 300 पे भी आएगी, 500 पे भी यही आएगी बी मैक्स पर। तो मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, तो बी मैक्स पर सबस्ट्रेट की सिंगल कंसंट्रेशन कभी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम लिखते हैं हाफ बी मैक्स पर क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो जो हाफ बी मैक्स पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है उसे बोलते हैं केएम। केएम जो होता है क्या होता है, वो एंजाइम्स के लिए अच्छा होता है। मतलब अगर बोले वही एंजाइम अच्छा है जिसका केएम कम है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं बी मैक्स का क्या मतलब है, तो बी मैक्स मतलब हो गया कि सभी एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो ऑक्युपाइड है। मतलब एंजाइम अपनी फुल एफर्ट के साथ फुल एक्टिविटी वो दर्शा रहा है। और साथ ही साथ बात कर सकते हैं कि इस पर हम सिंगल कंसंट्रेशन ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे हमने 2 ग्राफ से आपको समझाया कि एक एंजाइम E1 और एक एंजाइम E2 है, इसका दोनों ग्राफ है। तो देखो जिसका केएम ज्यादा होगा वो एंजाइम कम अच्छा होगा, जिसका केएम कम होगा वो एंजाइम ज्यादा अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि कम कंसंट्रेशन पर सबस्ट्रेट के एंजाइम की एक्टिविटी आधी हो गई, तो मतलब वो एंजाइम अच्छा है। तो ये हम लिख सकते हैं कि Km इज लो फॉर गुड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, फिर लास्ट में आते हम एक और टॉपिक होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इनहिबिटर। तो जब एंजाइम इनहिबिटर से जुड़ता है तो उसे बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट कभी नहीं होगी, है ना। एंजाइम इनहिबिटर से, या इनहिबिटर जब एंजाइम से जुड़ेगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहां पे लेकिन रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन आगे जाएगी नहीं। 3 तरीके के इनहिबिटर होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और फीडबैक इनहिबिटर। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, सक्सीनिक एसिड होता है, वो सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो जो बाइंडिंग होती है वो शेप की वजह से होती है। तो मैंने बोला सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड की तरह मेलोनेट भी होता है, मतलब उनकी शेप लगभग समान होती है लेकिन केमिकली वो डिफरेंट होते हैं। तो जो बाइंडिंग है वो किसकी वजह से हो रही है, शेप की वजह से। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये सबस्ट्रेट है, मान लीजिए सक्सीनेट है, ये एंजाइम है, तो ये इससे बाइंड कर सकता है, लेकिन जो मेलोनेट है वो इनहिबिटर है। मतलब दोनों का शेप लगभग सेम है, शेप सेम होने की वजह से बाइंडिंग हो जाती है। तो जब शेप सेम होने की वजह से बाइंडिंग हो सकती है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे एक एग्जांपल याद रख सकते हैं कि मेलोनेट कंपीट करता है सक्सीनेट से, किसके लिए, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज के लिए। अब बाइंडिंग किसकी वजह से हुई, शेप की वजह से। अब हमें इनहिबिटर से ओवरकम करना है। जब ओवरकम करना है तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल समझाते हैं, 100 सबस्ट्रेट है, 10 इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर के बाइंड होने के चांसेस कितना है, लगभग 10% है। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 1000 कर दें तो 0.10% हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हम इनहिबिटर से या इनहिबिटर के इफेक्ट से क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो यही सारी चीज इसमें लिखी गई है। दूसरा
दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। एक एग्जांपल याद कर सकते हैं, आप बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या कॉम्प्लेक्स 4 एक एंजाइम होता है, वो साइनाइड के साथ क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। साइनाइड आता है, उसके साथ जुड़ता है और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इसे हम बोल देते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव में क्या एग्जांपल बताया, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्यूमरेट में चेंज हो रहा है, तो मेलोनेट सक्सिनेट की जगह पे कंपीट कर रहा है। लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव में कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहां पे डायरेक्टली एंजाइम की एक्टिविटी के साथ जुड़ रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। एक और होता है फीडबैक इनहिबिटर। फीडबैक इनहिबिटर आप पढ़ते हो ना ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की जो पहली स्टेप होती है जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज, इसमें मैग्नीशियम आयन काम करता है। तो जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज के साथ जुड़कर हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इसे हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिटर। ठीक उसी प्रकार जैसे ताजमहल बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर काम में लाए गए, मजदूर ने ताजमहल बनाया, ताजमहल बनाने के बाद उनके हाथ काट दिए गए, तो उसी तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनेगा, जैसे ही बनेगा वैसे ही हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को जाके क्या करेगा, मतलब प्रोडक्ट जाके एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, डिस्कार्ड कर दे रहा है। तो ये रहा हमारा टॉपिक कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो 4 फैक्टर हैं, टेंपरेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।